कैसे हो सब? अच्छे। कल हमने देखा था सरलीकरण, है ना? सरलीकरण सीखा सबने? यस। सबको समझ में आया था अच्छे से? यस। तो आज हम देखेंगे अगला चैप्टर संख्या पद्धति। कौन सा है अगला? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे इसका, है ना? सवाल कल से करेंगे अगले वीडियो में। आज संख्या पद्धति में देखेंगे हम संख्याओं की जानकारी, यानी कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, ठीक है? उसके बाद संख्या पद्धति में किस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि संख्याओं का स्थानीय मान, जाति मान निकालना, जैसे कि प्रथम प्राकृत संख्या हो योग, विषम संख्या हो योग, समूह संख्या हो योग, है ना? उसी प्रकार से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, जैसे कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या निकालना, है ना? आता है सबको? यस। उनका योग ज्ञात करना, और किस प्रकार के, जैसे कि ये भाज्य भाजक वाले सवाल है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है? या कुछ अंक देगा और उन अंकों को मिलाकर के सबसे छोटी और बड़ी संख्या आपको बनानी है। इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि संख्या पद्धति में संख्याएं होती कितने प्रकार की है ना? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर संख्या पद्धति, है ना? संख्या पद्धति में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, किसको पता है? बहुत से प्रकार होते हैं संख्याओं के, ठीक है। अच्छा, संख्याओं के बारे में सबको पता है। अभी संख्याओं के प्रकार देखेंगे, उससे पहले बात करते हैं संख्या कैसे बनती है। जिनकी सहायता से संख्या बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बताओ कोई भी एक। अंक बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? अंक कितने होते हैं? कौन बताएगा? हाँ, पंकज बताओ। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं टोटल, है ना? बैठ जाओ, सिट डाउन, गुड। अक्षर करो जाओ। 10 अंक कौन कौन से? सबसे पहले अंक की बात कर लेते हैं ना। टोटल अंक कितने हैं भाई? जिनकी सहायता से संख्या बनती है ना। संख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अंकों के बारे में बात कर लेते हैं कि गणित में अंक कितने होते हैं, है ना? जैसे अपन एबीसीडी होती है, एबीसीडी में टोटल कितने अक्षर हैं? 26। 26 अक्षरों से लेके सारे वर्ड बनते हैं कि नहीं बनते? उसी प्रकार अंकों से मिलकर के संख्या बनती है ना? तो टोटल अंक कितने हैं वो बताएंगे आज, उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो बताओ कौन कौन से अंक हैं? 0, है ना? 0, 1, बोलो पूरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल अंक है ना? इनसे मिलाकर के आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो। सिट डाउन, ठीक है। अब संख्या मतलब कि जब हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं, है ना, किसी भी चीजों को, तो हम संख्या का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब संख्या जो होती है उनमें संख्याओं के बहुत से प्रकार है। जैसे कि मैंने किसी भी दो अंकों को साथ में मिला दिया तो संख्या बन सकते हैं। लेकिन अब संख्याओं के बारे में देखेंगे कि भाई संख्या में कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार में आता है प्राकृत संख्या, है ना? आज अगर इनको डिटेल में समझना हो तो पहले भी हमने क्लास ली है इसकी, अच्छे से समझा ना संख्याओं को, एक बार मिलेंगे, है ना? और पुराने वीडियो में अगर आप में से किसी को भी देखना हो तो आप भी पुराना वीडियो देख सकते हो, जिसमें संख्याओं को पूरे विस्तार से समझाया गया है। अभी हम यहाँ पर संख्याओं को बेसिक रूप से समझेंगे। जैसे कि संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार लिखते हैं हम प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या के बारे में कोई बताएगा मेरे को? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हाँ, पवन। शुक्लाल। ऐसी संख्या जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं। शाबाश। ऐसी संख्या है जिनका हम गिनने में उपयोग करते हैं ना। किन्हीं भी वस्तुओं को सामान्य गिनती बोल लो, किन्हीं भी वस्तुओं को गिनना हो तो हम उपयोग करते हैं ना गिनती का। हम गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गिनते हैं।
तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, है ना। यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, एक से, और ये एक से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाएगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे आप, एक, ठीक है। सामान्य गिनती है ना, अपनी भाषा में हम सामान्य गिनती को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या को कौन बताएगा, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक है, सबको याद है, चलो मैं बताता हूँ। ये जो प्राकृत संख्या है इन्हीं को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसके समूह में हम जीरो को शामिल कर देंगे, है ना। बाकी सब वही रहेंगे, इनमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं, बाकी वही गिनती है, ठीक है। मतलब पूर्ण और प्राकृत में कोई अंतर नहीं है। प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता है, और जो पूर्ण संख्या होती है उनमें हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी भी इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछेगा तो पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, जीरो। अब तीसरे नंबर पे आते हैं सम संख्या। सम संख्या प्राकृत संख्याओं का एक रूप है ना, प्राकृत संख्याओं का एक रूप है। तो प्राकृत संख्याओं में से कैसे सम किसे बोलते हैं, कौन बताएगा, मैं बताओ। जिसका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई वो सम संख्या। वेरी गुड, सिट डाउन। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 ये शून्य है ना, उनमें से कोई सा भी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, है ना। 2 से विभाजित का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 के पहाड़े में आएगी उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सम। 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से 2 बढ़ाते जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम। तो जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे कि इसने बोला ना अभी कि इनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 10। इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई सा भी एक अंक होना चाहिए, है ना। अगर इनमें से कोई सा भी एक अंक इकाई अंक रहेगा कोई सी भी संख्या का, तो वो क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने 4, 6, 8, 9। अब इसका इकाई अंक क्या है, 9। के सम संख्या है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो ये अब कौन सी संख्या बन गई है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये पीछे का जो सबसे पीछे का अंक होगा वो इकाई अंक रहता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिखा मैंने, तो क्या ये इकाई अंक है ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इन अंकों में से कोई सा भी एक अंक उसका इकाई अंक रहे, मतलब पीछे आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या, ठीक है। अगली संख्या लिखते हैं हम विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या वे संख्याएं, देखो इसमें हमने बताया था या तो उनका इकाई अंक इन 5 अंकों में से कुछ भी एक होना चाहिए, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है वो सम संख्या होती है ना, 2 के पहाड़े में यानी 2 से विभाजित हो। उसी प्रकार से अगर विषम का आपको याद रखना हो, अगर इकाई अंक से याद रखना हो, तो आप क्या बता सकते हो, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। हाँ, और अगर आपको दूसरे हिसाब से कोई याद रखना हो तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। इसी प्रकार से 2 आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से कोई सी भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। समझ में आया विषम संख्या के बारे में? इन संख्याओं के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है,
सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? और आगे वो क्या कर सकते हो उसको अपन बात करेंगे अभी। अब अगला विषम संख्याओं के बाद कौन सी संख्या है इसमें? सम हो गया, विषम हो गया, प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया। इसकी बात करते हैं अपन पूर्णांक, है ना? चलो पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक ऐसी संख्याओं का समूह होता है जिसमें प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्याएं शामिल होती है ना। मतलब जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं और जितनी भी माइनस वाली है, सभी संख्याएं कौन से समूह में एक साथ मिला देंगे तो वो समूह कौन सा बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा, है ना? मतलब शून्य भी आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे तक, और इसी प्रकार से इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं और जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हो वो सभी क्या होती है? पूर्णांक होती है। समझ में आया ना सबको? ठीक है, अब अगला देखते हैं। पूर्णांक के बाद क्या है? अभाज्य रहते से, है ना? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या के बारे में सबको पता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्या यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, है ना? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। केवल 2 गुणनखंड यानी कि वे केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए, है ना? 2 गुणनखंड का मतलब क्या होगा? वे केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा कि कोई 1 लिखूं मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 1 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 तो बस 1 के पहाड़े में आता है। तो क्या इसके 2 गुणनखंड है क्या? नहीं, ये अभाज्य नहीं है। अब मैं लिखूं यहाँ पर 2 के कितने गुणनखंड है? 2। एक तो जिस के पहाड़े में आता है उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 एक तो 1 के पहाड़े में आ रहा और एक तो किसके पहाड़े में आ रहा? 2 के। तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2। ये अभाज्य है क्या? इसी प्रकार से हम लेते हैं 3 कि 3 के कितने गुणनखंड है? चेक करो। एक तो 1 के पहाड़े में आ रहा, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? अब 3 एकम इसके भी कितने गुणनखंड है? 2। तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य। इसी प्रकार से मैंने लिखा यहाँ पर 4। अब 4 को चेक करते हैं। 4 के कितने गुणनखंड हुए? 4 1 के पहाड़े में आता है, यानी कि 1 से सभी विभाजित होती है ना। 1 का पहाड़ा बोलो जैसे 1 एकम 1 1 2 2 2 3 4 5 गिनती 1 के पहाड़े में सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 4 आ जाएगा और 4 के पहाड़े में भी 4 आएगी, है ना? इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। ये अभाज्य है क्या? नहीं। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वही संख्या क्या होती है? अभाज्य। तो जैसे यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। उसके बाद 3 5 7 आगे आप निकालते जाओ, चेक कर सकते हो। जैसे कि 11। अब जैसे 9 बीच में आया, अब 9 को देखते हैं। 9 के कितने गुणनखंड है? 1 के बारे में आएगा, 3 के बारे में आएगा और 9 के बारे में भी आएगा। ये अभाज्य है क्या? नहीं, है ना? तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अगर वो 2 से अधिक संख्या, ना तो 2 से कम, है ना? ना तो 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा। समझ में आया? तो इसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हो। अभाज्य संख्याओं में एक बात ये याद रखनी, जैसे कि क्वेश्चन कर सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, है ना? वो पूछ ले कि ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य हो। कौन है वो? 2। देखो, ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना? और 2 के अलावा कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? ठीक। अब अगला प्रकार देखते हैं। चलो साथ में देखते हैं। यहीं पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है इसका विपरीत, है ना? जैसे इसमें बोला उसने कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। भाज्य वाले में
केवल दो गुणनखंड, ठीक है। और भाज्य वाले में क्या होगा, दो से ज्यादा, हमेशा दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, है ना। अगर जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है वो क्या हो जाएगी, हाथ से कर लो, भाज्य हो जाएगी। तो जैसे कि चेक करते हैं, एक का चेक करता हूँ, एक के कितने गुणनखंड है, एक ही है। दो का चेक करते हैं, एक तो एक के पहाड़े में है, तो एक और दो के, इसके दो गुणनखंड है। ये भाज्य है क्या, ये है क्या, क्योंकि इनके केवल दो दो गुणनखंड है। और इसमें ऐसा है कि दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है वो क्या है, भाज्य। ये तीन के कितने गुणनखंड है, इसके भी एक दो, ये भी भाज्य नहीं है। चार के कितने गुणनखंड है, एक दो और चार, ये भाज्य है क्या, है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी भाज्य में, कौन सी हो जाएगी, चार। उसके बाद देखते हैं, पांच भी नहीं है क्योंकि पांच तो भाज्य में आ गया। अब छह को देखते हैं, देखो एक के बारे में आ रहा है, दो तिया छह, तीन दूना छह, और छह का कितने गुणनखंड हो गए इसके, चार। तो छह भाज्य है क्या, इसी प्रकार से सात है क्या, सात तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आठ, जितनी भी सम संख्या हो तो सब भाज्य में आ जाएगी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं नौ, कि नौ भाज्य है क्या, है, क्योंकि तीन के बारे में आ रहा, एक और नौ के बारे में तो आएगी नौ, और तीन के बारे में भी आ रहा हो तो वो भी भाज्य है। इसी प्रकार से 10 सम आ गया, और आगे आप निकाल सकते हो। तो इसमें हम परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना। दो से अधिक गुणनखंड, ठीक है। इनमें से कोई सी भी संख्याओं के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो संख्या है वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है ना। जैसे कि इन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं आगे वो इस चैप्टर में हमसे क्या पूछ सकता है। ये संख्या सबको समझ में आई, शाबाश। अब आगे देखते हैं संख्याओं की बात, देखते हैं हम कि इस चैप्टर में से वो और हमसे क्या पूछ सकता है। अब वो हमसे पूछ सकता है वो कि स्थानीय मान निकालना संख्याओं का, संख्याओं का स्थानीय मान निकालना आता है सबको, मतलब कि संख्या कौन से स्थान पर है और जिस स्थान पर है वहां पर उसका मान क्या होगा, है ना। जैसे कि मैंने कोई सी भी एक संख्या लिखी, मैंने लिखी स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक होता है हमारा जातीय मान। क्या होता है, जातीय मान। इसको हम अंकित मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मान। तो स्थानीय मान के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने कोई सी भी संख्या लिखी यहाँ पर, है ना। ये संख्या, जैसे कि ये कौन से स्थान पर, संख्या का स्थान देखना है मुझे। ये दो कौन से स्थान पे हुआ, इकाई। इकाई के स्थान पर, यानी कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर है तो उसका मान वही रहेगा, क्योंकि उसमें एक का गुणा करना है, बराबर। इकाई के स्थान यानी कि एक का गुणा, तो दो का दो आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा दहाई, दहाई मतलब 10 के गुणे में आती है संख्या, है ना। तो उसके पीछे कितनी जीरो लगेगी, एक। उसी प्रकार से आता है फिर सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जैसे 4 सैकड़े के स्थान पर है ना, मतलब वो 100 के स्थान पर है, तो उसमें 100 का इंटू हो जाएगा, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया यहाँ पर, 400। इसी प्रकार से अगर आगे चेक करेंगे, एक कौन से स्थान पे हुआ, 1000 के स्थान पे हुआ, 1000 यानी कि एक में 1000 होगा तो 1000 आ जाएगा। यहाँ पर जितना होगा, जैसे 2 होगा तो 2000 आ जाएगा, 3 होगा तो 3000। इसी प्रकार से अगर आगे भी संख्या देते हो हमसे, जैसे 5 आया, ये 10,000 के स्थान पे आया, है ना। तो 10 5 50,000 हो गया। कितना हो गया, 50,000। यानी कि एक एक जीरो बढ़ती जाएगी। स्थानीय मान वाले में क्या करना है आपको, याद रखना है
कि इकाई स्थान के बाद जो जो संख्या आती जाएगी उसमें एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। मतलब कि सबसे सरल शब्दों में ये है, जिस संख्या के पीछे जितने अंक है उतने शून्य लगा दो। 2 के पीछे कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पर शून्य नहीं लगाना है। 3 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, 1 जीरो लगा दी। फिर यहाँ पर कितने अंक है पीछे? 2 जीरो लगा दी। यहाँ पर पीछे कितने अंक है? 3 ये 3 जीरो लगा दी। यहाँ पर कितने अंक है? 4 ये 4 जीरो लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और फिर स्थान से देखना हो तो ये। अब यही संख्या मैं यहाँ पर ले लूंगी। अब हमें इनमें से इनका जातिमान निकालना है। क्या निकालना है? जातिमान। तो जातिमान मतलब कि अंकित, वो उसका सही मानने में मूल्य क्या है उसका, है ना, वो कितना है। जैसे कि मैं बोलूँ ये 2 का क्या मान है? 2 की पहचान क्या है? ये 2 है ना। 3 की क्या पहचान है? 4 की 4 है। 5 1 का 1 और 5 का 5। मतलब जातिमान में किसी भी संख्या का जातिमान यानी अंकित मान से पूछा जाए तो उसका मान क्या रहेगा? वही रहेगा ना। ठीक है, तो समझ में आया स्थानीय मान और जातिमान। ठीक है, उसके बाद और वो किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है? जैसे कि इसमें वो स्थानीय मान और जातिमान में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? जैसे कि हमसे कोई से भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया कि संख्या 51,432 में 4 के स्थानीय मान और जाति मान का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो 4 का स्थानीय मान तो क्या है हमारे पास? 400 है ना। और जाति मान कितना है? 4। इन दोनों का योग ज्ञात करना, दोनों को जोड़ दो, 404, है ना। अगर वो पूछ रहे हमसे कि भाई 1 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर ज्ञात करो, तो 1 का स्थानीय मान क्या है? 1000 के स्थान पर है वो। और 1 का जाति मान क्या होगा? 1 ही होगा। 1 लिखा हमने यहाँ पर। माइनस कर लो इसको, 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 999। इसी प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन में बहुत बार पूछता भी है बेटा। तो इनको स्थानीय मान और जाति मान सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। अगला है इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, है ना। सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या की सबको पता होगा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या की जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की वो हमसे बोले तो क्या करना उतनी बार? शाबाश। जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो हमसे पूछे उतनी बार 9 लिख दो, वही इसका आंसर है ना। जैसे मैंने बोला कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या, है ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 बार 9, है ना। जब भी बड़ी संख्या बनाने की बोले वो आपसे कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, उतने अंकों की, तो जितने अंक वो बोल दे उतनी ही बार 9 लिखना है आपको। जैसे मैं बोल दूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने 3 अंक बोला ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 3 बार 9 लिख दो, यही लाइन आ जाएगी। बीच में से ये आ जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, इसी प्रकार से अगर वो 5 अंक की पूछेगा तो 5 बार 9 लगा लो, गिन लो इसको, 99,999। समझ में आया सबको? 4 अंकों की पूछे तो 9,999। समझ में आया सबको? अब ये तो हुई सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या निकालना बहुत सरल है ना। बहुत सरल है, क्योंकि जितने अंकों की उसने बड़ी संख्या निकालने की बोला उतनी ही बार हमें क्या करना है? बस 9 लिखना है। क्या बड़ी की बात करें बेटा अभी ना? हाँ, अभी छोटी की बात करेंगे तो छोटी बताना।
तो जितने भी अंकों की वो सबसे बड़ी पूछे आपको क्या लिखना, उतनी ही बार 9। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछता है वो, है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देगा, कितने भी अंकों की, उनका योग करो या अंतर करो। तो ये सबसे बड़ी तो आप निकाल सकते हो इस प्रकार से कि भाई उसने अगर 4 अंक बोला कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 बार 9 लिख लो, गिन लो इनको, 9 9 999। समझ में आ गया ना सबको। इसी प्रकार से अगर छोटे की पूछे वो, अब आया सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या। देखो ये भी बहुत सरल है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें क्या करना है, हाँ जैसे मैं बोलूँ 3 अंक, सुनो मैंने बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी उसने, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें कि जैसे कि जितने भी अंकों की उसने पूछा है तो सबसे पहले तो 1 लिखना है, और जितने अंक की पूछा उससे 1 कम 0 लगाना है। 3 अंक की पूछा है ना, तो 3 से 1 कम है कि 2 0 लगा दो। समझ में आया। जैसे उसने पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले सबसे पहले तो 1 लिखना है। सबसे पहले क्या करना है हमें 1, और उसके बाद जितने अंक पूछा उसको देखो, 2 अंक पूछा ना, 2 से 1 कम यानी कि 1, कितनी 0 हो जाएगी 1। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर वो 7 अंकों की पूछ रहे तो क्या करोगे, 1 लिख करके कितनी 0 लगाएंगे 6। 6 0 लगाएंगे। 1 लिखा मैंने, अब मेरे को 7 अंक की चाहिए, तो हमने क्या बोला कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे सबसे पहले 1 लिखना है, और जितने अंक की पूछे उससे 1 कम 0 लगाना है। 7 अंकों की पूछा तो 6 0 लगाएंगे, 3 4 5 6। समझ में आया सबको, शाबाश। तो इसी प्रकार से छोटी और बड़ी पूछ सकता है वो आपसे। और वो आपसे कैसे पूछेगा, जैसे उसने पूछ लिया कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी, है ना, 4 अंक की तो बड़ी, और 3 अंकों की छोटी, इन दोनों का योग ज्ञात करना है ना। कैसे कर सकते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 4 बार 9, और 3 अंक की सबसे छोटी कौन सी हो गई, 1 लिखो और 2 0 लगा दो, है ना, 100 हुई। अब इनका अंतर करना है, घटाओ, 9 में से 0 जाएगा तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 9 बचा, 9 ऐसे लिखो। आया समझ में। इसी प्रकार से वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सवालों की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चन वो इनसे पूछता है। लेकिन अभी हम अच्छे से समझ ले एक बार, है ना। ये सबसे बड़ी हो गई, छोटी हो गई, इसके बाद वो क्या एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें से और वो आपसे पूछेगा जैसे प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो वो हम कैसे याद कर सकते हैं, एक है आरोही अवरोही बचा है ना, कभी कभी वो पूछ सकता है आपसे। तो ये देख लेते हैं एक बार, जैसे अगर उसने पूछ लिया प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे अब वो बहुत सी बार आपसे क्या बोल सकता है कि जैसे कि हमने गिनती लिखी, है ना, सामान्य गिनती है, भाई मैंने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी, कहाँ तक लिखी 1 से 100 तक, और मैं बोल दूं कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ो, है ना। तो 1 से 100 तक गिनती लिख दी हमने पूरी, और उन यहाँ 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्या उन सबको आपस में जोड़ना है आपको। तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे तो समय लगेगा ही लगेगा। एग्जाम में आप कर सकते क्या उसको जल्दी, नहीं कर सकते हो ना, बिना सूत्र के तो नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको सूत्र पता होगा आप कर सकते,
जिसको सूत्र याद नहीं होगा वो कैसे करेगा? एक में 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 5 6 7 8 ऐसे जोड़ेगा, तो जोड़ता जाएगा वो 100 तक। अगर जिसको पता नहीं है कैसे जोड़ना है, लेकिन अगर जिसको पता है कि इनको कैसे हम आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो कैसे जोड़ेगा? डायरेक्ट जोड़ सकता है वो। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। क्या सूत्र है? जैसे कि ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है ना। प्राकृत संख्याओं का योग। कोई सूत्र बताएगा इसका? चलो मैं बदल n गुणित कोष्टक में n+1 बटे में 2। ठीक है, n गुणा n+1 बटे में 2। शाबाश, बैठ जाओ। शाबाश, सही है ना। n गुणा n+1 बटे में 2। जैसे कि n, अब यहाँ n के स्थान पर क्या करेंगे हम? n के स्थान पर ये करना है कि जो वो हमसे बोले जितने भी संख्याओं को जोड़ने की, कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो ऐसे ही बोलेगा 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, उनका योग निकालो, है ना। 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। एक उदाहरण से समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं, मैंने एक संख्या बताई, जैसे कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ना। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याएं कितनी है टोटल? 50 ही है ना। 1 से प्राकृत तो टोटल प्राकृत ही हो तो सारी की सारी। तो जो n रहता है ना, वहां पर जो टोटल संख्या होती है उसका मान रखते हैं हम। तो कितनी संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहा है वो? 50 संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहा है ना। तो ये जो सूत्र है कि n गुणा n+1 बटे 2, ये प्राकृत संख्याओं के टाइम पे लगता है बस। जब भी वो प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तब इस सूत्र को लगाना है। तो n के स्थान पे क्या लिखोगे आप? 50, ये 50 लिखा मैंने, गुणा n+1 यानी कि 50 + 1 बटे में क्या जाएगा? 2, है ना। ये रहेगा। अब आपको क्या करना है? ये 50 तो ऐसे लिखो यहाँ पर, गुणा 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51 बटे में कितना है? 2। 2 से कोई संख्या ऊपर कटेगी क्या? कौन सी वाली कटेगी? 50 कटेगा। शाबाश, देखो 2 दूना के 2 के बारे में 5 आता है क्या? तो उससे छोटा लिया हमने। 2 दूना 4, फिर 5 में से 4 माइनस करके क्या बचेगा? 1। हमारे पास बन गया 10, 2 पंजे 10। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर? 25 गुणा 51, ये बचा। तो गुणा करके देख लो यहाँ पर, ये 25 से कम, 25 का 5 असीम का 2, 25 का भाड़ा 5 बार बोलो, 25 5 75, 125 और 125 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 127। ये 127 5 यानी कि 1275। ये आंसर आया हमारा। इसी प्रकार से अगर वो आपसे कितनी भी संख्याओं को बोल दे जोड़ने की, वो बोलते कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, है ना। जैसे उसने आपसे पूछा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो n के स्थान पे आप क्या रखोगे? 100। जैसे कि बहुत सरल है। अगर वो प्रथम 100 का मान पूछ ले आपसे, तो यहाँ 100 लिखो, गुणा 100 + 1 और बटे में क्या जाएगा? 2। इस 2 से 100 को यही काट दो, बोले 2 5 10 और 0 का 0। अब हमारे पास बचा यहाँ तो आ गया 50 और यहाँ है गुणा 100 नहीं, कितना हो जाएगा? 101। गुणा कर लो। तो जब भी 0 वाली संख्या से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो क्या करते हैं हम? शून्य इसी प्रकार से लगाएंगे। अब इस 5 का गुणा 101 में कर लो बस। 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 में करो, 0 का 0, फिर 5 एकम 5, क्या आया? 5050 आया। इसी प्रकार से वो आपसे कितनी भी सम संख्याओं को जोड़ने की पूछे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। कर सकते हो ना आसानी से? यस। गुड। ये कौन सी संख्याओं का योग हुआ? प्राकृत संख्याओं का। अगर अब वो आपसे पूछ ले,
तो प्राकृत और पूर्ण का एक ही है ना, क्योंकि प्राकृत और पूर्ण एक ही संख्या होती है, एक ही है, बस जीरो का अंतर है, पूर्ण के साथ में जीरो भी आ जाएगा। तो प्राकृत और पूर्ण की पूछे, उनका आंसर सेम आएगा। अब अगला देखते हैं। अगर अब हमसे पूछे वो कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, है ना, बहुत सी बार वो हमसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तब क्या सूत्र आ जाएगा? तब सूत्र आएगा हमारा, ये जो भी सूत्र था सेम वही सूत्र रहेगा, जो इसका बटे वाला 2 था वो हट जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। समझ में आया आपके? तो इस प्रकार के सवाल में आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर वो बोले, वो प्रथम बोले आपसे, जैसे कि मैंने बोला कि प्रथम, ये क्वेश्चन है, प्रथम n के स्थान में मैं कोई सी भी संख्या दे दूंगा कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, है ना, तो आपको ये सूत्र लगाना है पहले तो, इनका योग निकालो, गुणा n प्लस 1, n के स्थान पे क्या लिखोगे? 25 दिया ना टोटल उसने, n के स्थान में 25 लिखो, गुणा 25 प्लस 1, 25 और 1 कितना हो जाएगा? और इन दोनों को गुणा करो, 25 में 26 को गुणा करना है, 25 6 कितना हो जाएगा? 150, तो 0 से का 15 आ जाएगा, 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा? 25 6 150 का 0 हासिल का 15, 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 65। आंसर आया, ये आंसर है। इसी प्रकार से अगर वो आपसे कोई सी भी संख्या दे दे, आपको कितनी भी संख्या है, जितनी भी सम संख्याओं को जोड़ने की बात करे, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि 1 से, अगर वो इसे बोल दे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग उसने पूछा, तब क्या करोगे? क्या 100 लिखोगे क्या n की जगह पे? n के स्थान पर क्या लिखोगे? कौन बताएगा? हाँ रचना बताओ, n के स्थान पर क्या लिखेंगे? अच्छा, उसने तो 100 तक की बात करी, फिर हमने 50 क्यों लिखा? बीच में नहीं बोलना, वो खड़ी है ना, बताओ। 1 से 100 तक 50 ही 100 सम संख्या है ना, मतलब 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे ना, उसमें से 50 संख्या है तो सम है, और बाकी की 50 संख्या कौन सी? विषम। सही है ना? जैसे हम गिनती लिखी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक विषम है तो एक कौन सी है? सम। ये विषम, ये सम है ना, ऐसे हो रहा है, एक एक सम आती जाएगी और एक विषम आएगी। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 5 सम है तो 5 विषम है। इसी प्रकार से हम 100 तक गिनती लिखेंगे ना, तो उसमें 5 सम 50 सम हो जाएगी, 50 कितनी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? विषम। तो जितनी भी, अगर वो ऐसे बोलते जब भी 1 से, तब हमें जितनी संख्या बोले उसका आधा करना है। जैसे कि 1 से 100 बोला तो 50 लिख दो, 1 से 50 बोले तो 25 लिख दो, 1 से 40 बोले तो 20 लिख दो, n का मान है ना। और अगर डायरेक्ट ऐसे बोल दिए प्रथम, तब तो n का मान जो दे के लिख दो, तो n की जगह लिखेंगे हम 50, बैठ जाओ, और ये लिखेंगे 50 प्लस 1, अब इनको गुणा करो, 50 गुणा 50 वाले कितना हो जाएगा? 51, इन दोनों गुणा करना है। अभी मैंने सिखाया था गुणा करना, तो जब भी जीरो वाली संख्या से किसी को गुणा करना हो तो क्या लिखना है? पहले तो जीरो उसी प्रकार से नीचे उतारो, अब 5 से गुणा करो, 5 एकम 5 5, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ठीक है, ये सम संख्याओं का योग सीखा हमने, प्राकृत हुआ, सम हुआ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? विषम संख्याओं का योग, है ना। देखो, और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र क्या है? कोई बताएगा मेरे को? चलो मैं ही बता देता हूँ।
नहीं, मैंने बता दिया ना, ये देखो ये सूत्र है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n स्क्वायर है ना, n वर्ग क्या है? n वर्ग। जैसे कि सूत्र बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 25 के स्थान पे मैं कोई संख्या दूसरी लिखता हूँ 40 लिखा हूँ। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम बोला ना उसने, n के स्थान पे जो दिया उसने उसको n के स्थान पे लिखेंगे, यानी कि 40 का वर्ग कर दो। 40 का वर्ग यानी कि 40 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो तो इसी प्रकार से रहेंगे, 2 जीरो। 4 का गुणा 4 करो, 4 चौक 16। 40 का वर्ग क्या आ गया? मतलब विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितने भी संख्याओं का योग पूछे उनका वर्ग कर दो, है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उनके सबको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे? n स्क्वायर यानी कि n का वर्ग, n के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं? 10। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या आ जाएगा? 100। आंसर आ गया। आया सबको समझ में? ठीक है। तो इसके बाद वो और कौन कौन से सवाल पूछ सकता है हमसे? जैसे कि संख्या दे देगा और संख्याओं को शब्दों में लिखना, ये आपको आता है अच्छी तरह से, है ना। जैसे मैंने बोल दिया भाई 15, है ना, ये मैंने बोल दिया कि 10 लिखा, भाई 10 को शब्दों में लिखना आता है? यस। लिखना आता है सबको? यस। तो उसी प्रकार से मैं बोल दूं 9 लिखना आता है? यस। लेकिन इतनी छोटी संख्या नहीं पूछेगा वो, थोड़ी बड़ी बड़ी पूछेगा। जैसे उसने पूछे 9000, ये कितना है? 9099 है क्या? गिनते चलो, 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। अब आपको पता ही चला कि कितना है, हम बताए, लेकिन कंफ्यूज होते ना हम। जैसे वो इस प्रकार से आपको संख्या दे दे और बोले कि इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, या इसको शब्दों में दे दे और बोले कि अंकों में लिखो, है ना। ये आपको पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले। पढ़ना आ जाएगा तो लिखना भी आ जाएगा। तो पढ़ना नहीं आया तो लिखना आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आपको सबसे पहले वो गणना प्रणाली याद होनी चाहिए, कैसे लेके आगे तक, ताकि वो कोई सी भी संख्या दे तो आप उसको शब्दों में लिख सको, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे हम कल, है ना। आज और क्या बचा है इसमें वो देख लेते हैं कुछ। और वो हमसे क्या पूछ सकता है? और जब वो कभी कभी हमसे अंक दे दे, है ना, बहुत सी बार क्या होता है, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखा हमने, सीखा। अब वो बहुत सी बार आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि कोई से भी अंक दे दिए उसने, है ना, 4 5 अंक दिए और बोला कि भाई इतने अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो आप कैसे बना सकते हो? जैसे कि उसने पूछ लिया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 3 4 7 0 और 6 से मिलकर बनने वाली 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे ये हमने सीखा था कि सबसे बड़ी संख्या निकालना सीखा था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं पूछ लूं तो आप लिखोगे 5 बार 9, है ना।
लेकिन वहां पर ऐसे नहीं लिखना कि भाई आप वहाँ 5 बार 9 दे तो वो लिख के आ जाओ, है ना। अब उसने अंक दे दिए हमको अलग अलग, और इनको मिला के हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इन पांचों अंकों को मिलाकर हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और अगर इस प्रकार से वो हमसे सवाल पूछे और बोले कि सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो तब क्या करना है, जो सबसे बड़े बड़े अंक हैं उनको सबसे पहले पहले लिखना है। तो इन अंकों को मिलाकर के कौन कौन से अंक है हमारे पास, 3 है, 4 है, 7 है, 0 है और 6 है। इन सभी अंकों को मिलाकर के हम कौन सी बनाएंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 7, 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। किस किस को आएगी बनाना। अगर वो सबसे छोटी पूछता है तो क्या करते हैं हम, इसको उल्टा नहीं करते हैं। सबसे छोटी, अब सबसे छोटी पूछता है तब सब क्या गलती करते हैं सबसे मेन, कि वो डायरेक्ट ऐसे उसको उल्टा कर देंगे, 0, 3, 4, 6, 7, है ना। जबकि ये 4 अंकों की संख्या हो रही है। आगे शून्य तो हम कितनी भी लगा सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं ना। जैसे में ये, इसका मतलब भी यही हो रहा है। तो ये अगर आप शून्य को आगे आगे लगा दो तो ये कि 5 अंकों की संख्या हो रही है क्या, संख्या तो यहाँ तक हो रही है 3469 बजी। और हमें उसने बोला, उसने स्पष्ट बोला है 5 अंकों की बनानी है ना। जब भी इस प्रकार के सवाल दे दे तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अंक तो पीछे आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अब देखो ये 2 अंक बचे हमारे पास, तो 0 को सबसे आगे नहीं लिखना है। 0 से पहले जो 0 से बड़ा वाला उसको आगे लिख दो, पीछे 0 लिख दो, बाकी सब वही रहेगा, है ना। मतलब जो 0 से बड़ा है ना उसको आगे लिख दो 0 के, बस बाकी सब पीछे। बड़े बड़े अंक सब पीछे आ जाएंगे। 0 से बड़ा वाला जो अंक है उसको सबसे आगे लिख दो, बाकी जो बड़े बड़े उनको तो पीछे लिखना ही है। 0 को पीछे लिख देंगे हम, दूसरे स्थान पर ले लेंगे 0 को, और जो दूसरे स्थान पर आ रहा है उसको पहले स्थान पर ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से छोटे अंकों की संख्या बना सकते हो, छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो आप। अगर बड़ी पूछे तो वो बड़ी वाली ऊपर है, और अगर छोटी पूछ ले तो वो इस प्रकार से बना सकते हो। जैसे एक आध सवाल में देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ किया कि 1, 0, 3, 7 और 6 से बनी सबसे छोटी संख्या। इन अंकों को मिलाकर के सबसे छोटी संख्या बनानी है ना। सबसे छोटी संख्या बनानी है, कितने अंक हो रहे, 5 अंक हो रहे ना। इन अंकों को मिलाकर, 5 अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। आगे 0 नहीं लिखना है, आगे 0 से बड़ा वाला जो है उसको लिखना है। 0 से बड़ा कौन, 1, फिर 0, 3, 6, 7, ये सबसे छोटी हो गई, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई इन पांचों को मिला करके। अगर वो सबसे बड़ी पूछता तो क्या करते, ये हो गई सबसे छोटी, कौन सी हो गई, और अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी में क्या करना है, सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आया सबको, 7, 6, 3, 1, 0, इस प्रकार समझ में आ गया ना सबको। गुड। अगर वो इसी प्रकार के सवाल दे दे, अब ये जो आप बना लोगे, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो अंकों को सीरीज से जमाना है ना, कि सबसे बड़ा अंक फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी प्रकार से करना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाने की तो बोले, लेकिन अगर वो इसके पीछे सम या विषम दे दे तब क्या करना है। जैसे कि मैंने ये अंक दिए थे आपको, अब मैं इसमें बोल दूं कि से मिलकर बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी, और मैं यहाँ पर विषम दे दूं आपको, विषम संख्या। अगर इस प्रकार से दे दूं तो इन अंकों को मिलाकर के हम सबसे बड़ी विषम संख्या किस प्रकार से बनाएंगे ना। कोई बच्चा बताएगा, चलो
पंकज बताओ। 7 हाँ पूरा बोलो। 7 0 विषम बनानी है ना, 7 के बाद 0 लिखेंगे। नहीं 7 6 हाँ 4 4 0 3 0 3। देखो पिछली बार जो हमने सबसे बड़ी बनाई के सही है क्या? यस सही है, यस गुड। ये विषम है। अगर हम वो हमसे पूछता डायरेक्ट कि सबसे बड़ी बनाओ, है ना, तो हम क्या करते? 7 6 4 3 0 इस प्रकार से लिखते। इस बार हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा? वो खड़ा है ना, वो बताएगा। हाँ बता। इस बार उसने विषम इस बार उसने विषम पूछा, तो क्या ये विषम नहीं है क्या? नहीं वो खड़ा है ना, उसको तो बोलने दो। ये विषम नहीं है क्या? क्यों नहीं है? इसके पीछे 0 है। हाँ तो इसके पीछे 0 आ रहा है तो ये सम क्यों है? जिसका इकाई 0 2 4 6 8 वो सम संख्या थी। वेरी गुड। तो इसका अंक उनमें से एक अंक है 0, है ना, और जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी एक अंक आ जाए तो वो क्या रहती है? सम। तो इसमें उनमें से एक अंक आ रहा ना, 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो सम हो गई। इसलिए हमने 0 को पीछे नहीं लिखा। 0 को 0 से पहले वाली जो संख्या थी उसको हमने पीछे कर दिया, 0 को इसकी जगह कर दिया। ठीक है, फिर 3 हमने 0 के स्थान पे लिख दिया और 0 को 3 के स्थान पे लिखा। ये विषम बनी कि नहीं बनी? मतलब जब भी विषम पूछे सबसे छोटी वाली विषम संख्या को पीछे पीछे लिख दो। जितने भी अंक तेरे को, जो सबसे छोटी विषम संख्या है ना, अगर 3 से छोटा कुछ और होता तो हम सबसे पीछे उसको लिखते। समझ में आ गया? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी थी? 3 थी। गुड, सिट डाउन। तो हमने 3 को सबसे पीछे लिखा। अगर 3 से छोटा कोई और अंक होता तो हम उसको लिखते। समझ में आ गया सबको? शाबाश। ये हमारा आंसर हुआ। चलो और आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, आप करके बताना सब, है ना? बताओगे? यस। जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़ा कर देना, ठीक है? ये जो अंक दिए इन सबको मिलाकर के आपको विषम संख्या बनानी है 5 अंकों की, सबसे बड़ी। ये जितने भी अंक दिए हैं उनको मिलाकर के आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी तो बनानी है, लेकिन उसने आपको क्वेश्चन को वहां पर ध्यान से देखना है ना, कि अगर उसने पीछे विषम दे दिया और अगर जल्दबाजी में आप सबसे बड़ी बना करके आ गए तो आंसर नंबर गया, है ना। और एक बार हमने वहां पे जो टिक कर दिया वो हम चेंज भी नहीं कर सकते बेटा, चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपने को पूरे ध्यान से करना उसको। तो 5 अंक दिए, उनको मिला करके हमें सबसे बड़ी विषम बनानी है ना। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखो 9 8 7 5 2। क्या ये सही है क्या? नहीं। सही क्यों नहीं है? क्यों नहीं बता तो कोई भी। ये सम हो रही है ना, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, और जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी आ जाए वो क्या रहती है? विषम रहती है ना, सम रहती है। तो ये तो सम हो गई, और उसने कौन सी पूछा? विषम। तो हमने क्या बात कर दी अभी, जब भी विषम पूछे तो जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है उसको पीछे लिख दो बस। तो सबसे छोटी कौन है? 5 है, 5 को पीछे लिख दो, 2 को आगे लिख देंगे, तो 2 आगे आ जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप सोल्व कर सकते हो। अब इसमें जो आगे के सवाल है वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो कल अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें देखेंगे इससे आगे की जितनी भी जैसे बेसिक चीजें हमने देखी उन सभी को हम अगले वीडियो में देखेंगे।
और हर टॉपिक पे भी सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।